कहानी सरदार जी। लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास। लोग समझते हैं सरदार जी मर गए। नहीं, यह मेरी मौत थी। पुराने मैं की मौत। मेरे तअस्सुब, धर्मांधता की मौत। घृणा की मौत जो मेरे दिल में थी। मेरी यह मौत कैसे हुई, यह बताने के लिए मुझे अपने पुराने मुर्दा मैं को जिंदा करना पड़ेगा। मेरा नाम शेख बुरहानुद्दीन है। जब दिल्ली और नई दिल्ली में सांप्रदायिक हत्याओं और लूटमार का बांजार गर्म था और मुसलमानों का खून सस्ता हो गया था, तो मैंने सोचा, वाह री किस्मत, पड़ोसी भी मिला तो सिख। जो पड़ोसी का फंज निभाना या जान बचाना तो क्या, न जाने कब कृपाण झोंक दे। बात यह है कि उस वक्त तक मैं सिखों पर हंसता भी था, उनसे डरता भी था और काफी नफरत भी करता था। आज से नहीं, बचपन से ही। मैं शायद 6 साल का था जब मैंने पहली बार किसी सिख को देखा था, जो धूप में बैठा अपने बालों को कंघी कर रहा था। मैं चिल्ला पड़ा, अरे वह देखो, औरत के मुंह पर कितनी लंबी दाढ़ी। जैसे जैसे उम्र गुजरती गई, मेरी यह हैरानी एक नस्ली नफरत में बदलती गई। घर की बड़ी बूढ़ियां जब किसी बच्चे के बारे में अशुभ बात का जिक्र करतीं, जैसे यह कि उसे नमूनिया हो गया था, उसकी टांग टूट गई थी, तो कहतीं, अब से दूर किसी सिख फिरंगी को नमूनिया हो गया था, या अब से दूर किसी सिख फिरंगी की टांग टूट गई थी। बाद में मालूम हुआ कि यह कोसना सन 1857 की यादगार था, जब हिंदू मुसलमानों के स्वतंत्रता युद्ध को दबाने में पंजाब के सिख राजाओं और उनकी फौजों ने फिरंगियों का साथ दिया था। मगर उस वक्त ऐतिहासिक सच्चाइयों पर नंजर नहीं थी, सिर्फ एक अस्पष्ट सा खौफ, एक अजीब सी नफरत और एक गहरी धर्मांधता। डर तो अंग्रेज से भी लगता था और सिख से भी, मगर अंग्रेज से ज्यादा। उदाहरणत, जब मैं कोई 10 वर्ष का था, एक रोज दिल्ली से अलीगढ़ जा रहा था। हमेशा थर्ड या इंटर में सफर करता था। सोचा कि अब की बार सेकेंड में सफर करके देखा जाए। टिकट खरीद लिया और एक खाली डिब्बे में बैठकर गद्दों पर खूब कूदा। बाथरूम के आईने में उचकुचक कर अपना प्रतिबिंब देखा। सब पंखों को एक साथ चला दिया, रोशनियों को भी जलाया, कभी बुझाया। मगर अभी गाड़ी चलने में 2-3 मिनट बाकी थे कि लाल लाल मुंह वाले 4 फौजी गोरे आपस में डेम ब्लडी किस्म की बातचीत करते हुए दर्जे में घुस आए। उनको देखना था कि सेकेंड क्लास में सफर करने का मेरा शौक रफूचक्कर हो गया और अपना सूटकेस घसीटता हुआ मैं भागा और एक अत्यंत खचाखच भरे हुए थर्ड क्लास के डिब्बे में आकर दम लिया। यहां देखा तो कई सिख, दाढ़ियां खोले, कच्छे पहने बैठे थे, मगर मैं उनसे डर कर दर्जा छोड़कर नहीं भागा, सिर्फ उनसे जरा फासले पर बैठ गया। हाँ, डर सिखों से भी लगता था, मगर अंग्रेजों से उनसे ज्यादा। मगर अंग्रेज अंग्रेज थे। वे कोट पतलून पहनते थे, तो मैं भी पहनना चाहता था। वे डैम ब्लडी फूल वाली जबान बोलते थे, जो मैं भी सीखना चाहता था। इसके अलावा वे हाकिम थे और मैं भी कोई छोटा मोटा हाकिम बनना चाहता था। वे छुरे कांटे से खाते थे, मैं भी छुरी कांटे से भोजन करना चाहता था, ताकि दुनिया मुझे सुसंस्कृत समझे। उन दिनों मुझे काल और ऐतिहासिक सच्चाइयों की समझ नहीं थी। मन में मात्र एक अस्पष्ट सा भय था, एक विचित्र सी घृणा और धर्मांधता थी। डर अंग्रेजों से भी लगता था और सिखों से भी, पर अंग्रेजों से ज्यादा लगता था। मगर सिखों से जो डर लगता था, उसमें नफरत घुल मिल गई थी। कितने अजीब अजीब थे ये सिख, जो मर्द होकर भी सिर के बाल औरतों की तरह लंबे लंबे रखते थे। यह और बात है कि अंग्रेज फैशन की नकल के सिर के बाल मुंडाना मुझे भी पसंद नहीं था। अब्बा के इस हुक्म के बावजूद कि हर जुम्मा को सिर के बाल खशखशी कराए जाएं, मैंने बाल खूब बढ़ा रखे थे, ताकि हॉकी और फुटबॉल खेलते वक्त बाल हवा में उड़ें जैसे अंग्रेज खिलाड़ियों के। अब्बा कहते, यह क्या औरतों की तरह पट्टे बढ़ा रखे हैं। मगर अब्बा तो थे ही पुराने विचारों के। उनकी बात कौन सुनता था। उनका बस चलता तो सिर पर उस तरह चलवाकर बचपन में ही हमारे चेहरों पर दाढ़ियां बंधवा देते। हाँ, इस पर याद आया कि सिखों के अजीब होने की दूसरी निशानी उनकी दाढ़ियां थीं, और फिर दाढ़ी में भी फंक होता है। मसलन अब्बा की दाढ़ी, जिसे बड़े ढंग से नाई फ्रेंच कट बनाया करता था, या ताऊजी की दाढ़ी, जो नुकीली और चोंचदार थी, मगर वह भी क्या दाढ़ी हुई जिसे कभी कैंची ही न लगे और झाड़ रखाड़ की तरह बढ़ती रहे। उल्टा तेल, दही और जाने क्या क्या मलकर बढ़ाई जाए, और जब खूब लंबी हो जाए तो उसमें कंघी की जाए, जैसे औरतें सिर के बालों में करती हैं, औरतों या फिर मेरे जैसे स्कूल के फैशन प्रस्त लड़के। इसके अलावा मेरे दादा हजूर की दाढ़ी भी लंबी थी और वह भी उसमें कंघी करते थे, लेकिन उनकी तो बात ही कुछ और थी। आखिर वे मेरे दादा जान ठहरे, और सिख तो फिर सिख थे।
मैट्रिक पास करने के बाद मुझे पढ़ने लिखने के लिए मुस्लिम विश्वविद्यालय भेजा गया। कॉलेज में जो पंजाबी लड़के पढ़ते थे, उन्हें हम दिल्ली और उत्तर प्रदेश वाले, मूर्ख, गंवार तथा उजड़ समझते थे। न बात करने का सलीका, न खान पीने की तमीज। तहजीब तो छू तक नहीं गई थी उन्हें। ये बड़े बड़े लस्सी के गिलास छकने वाले भला क्या जाने केवड़ेदार फालूदे और लिप्टन की चाय का आनंद। जबान बड़ी बेहुदा। बात करें तो लगे लठ मार रहे हैं, अस्सी, तुसी, साड़े, तुहाड़े, लाहौल विलाकुवत। मैं तो उन पंजाबियों से सदा कतराता रहता था। मगर खुदा भला करे हमारे वार्डन का कि उन्होंने एक पंजाबी को मेरे कमरे जगह दे दी। मैंने सोचा चलो, जब साथ रहना ही है तो थोड़ी बहुत दोस्ती ही कर ली जाए। कुछ ही दिनों में हमारी गाड़ी छनने लगी। उसका नाम गुलाम रसूल था। रावलपिंडी का रहने वाला था। काफी मंजेदार आदमी थी। लतीफ़े खूब सुनाता था। आप कहेंगे, बात चल रही थी सरदार जी की। यह गुलाम रसूल कहाँ से टपक पड़ा? मगर दरअसल उसका इस किस्से से गहरा नाता है। बात यह है कि वह जो लतीफ़े सुनाता था, वे प्राय सिखों के बारे में ही होते थे, जिनको सुनकर मुझे पूरी सिख कौम की आदतें, उनके लसली गुणों और सामूहिक चरित्र का पूरी तरह ज्ञान हो गया था। गुलाम रसूल का कहना था कि तमाम सिख बेवकूफ और बुद्धू होते हैं। 12 बजे तो उनकी अक्ल बिल्कुल खप्त हो जाती है। इसके सबूत में कितनी ही घटनाएं पेश की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर एक सरदार जी दिन के 12 बजे साइकिल पर सवार अमृतसर के हाल बांजार से गुजर रहे थे। चौराहे पर एक सिख सिपाही ने रोका और पूछा, तुम्हारी साइकिल की लाइट कहाँ है? साइकिल सवार सरदार जी गिड़गिड़ा कर बोले, जमादार साहब अभी अभी बुझ गई है, घर से जला कर चला था। इस पर सिपाही ने चालान काटने की धमकी दी। एक राह चलते सफेद दाढ़ी वाले सरदार जी ने बीच बचाव कराया, चलो भाई कोई बात नहीं, लाइट बुझ गई है तो अब जला लो। और इसी तरह के सैकड़ों लतीफ़े उसे याद थे, जिन्हें वह पंजाबी संवादों के साथ सुनाता था तो सुनने वालों के पेट में बल पड़ जाते थे। वास्तव में उन्हें सुनने का मजा पंजाबी में ही आता था, क्योंकि उजड़ सिखों की अजीबोगरीब हरकतों के बयान करने का हक कुछ पंजाबी जैसी उजड़ जबान में ही हो सकता था। सिख न केवल बेवकूफ और बुद्धू थे बल्कि गंदे थे, जैसा कि एक सबूत गुलाम रसूल यह देता था कि वे बाल नहीं मुंडवाते थे। इसके विपरीत हम साफ सुथरे गांजी मुसलमान हैं, जो हर आठवारे जुमे के जुमे गुसल करते हैं। सिख लोग तो कच्छा पहने सबके सामने नल के नीचे बैठकर नहाते जो रोज हैं, लेकिन बालों और दाढ़ी में न जाने कैसे गंदी और गिलीज चीजें मलते रहते हैं। वैसे मैं भी सिर पर एक हद तक गाढ़े दूध जैसी लेमन जूस ग्लिसरीन लगाता हूं, लेकिन वह विलायत के मशहूर सुगंधी कारखाने से आती है, मगर दही किसी गंदे सादे हलवाई की दुकान से। खैर जी, हमें दूसरों के रहन सहन वगैरह से क्या लेना देना। पर सिखों का एक सबसे बड़ा दोष यह था कि उनमें अक्खड़ता, बदतमीजी और मारधाड़ में मुसलमानों का मुकाबला करने का हौसला था। अब देखो न, दुनिया चाहती है कि एक अकेला मुसलमान 10 हिंदुओं या सिखों पर भारी पड़ता है। फिर ये सिख क्यों मुसलमानों का रौब नहीं मानते? कृपाण लटकाए अकड़-अकड़कर मूंछों बल्कि दाढ़ी पर भी ताव देते हुए चलते थे। गुलाम रसूल कहता, इनकी हेकड़ी एक दिन हम ऐसी निकालेंगे कि खालसा जी याद ही करेंगे। कॉलेज छोड़े कई साल गुजर गए। विद्यार्थी से मैं पहले क्लर्क बन गया और फिर हेड क्लर्क। अलीगढ़ का छात्रावास छोड़कर नई दिल्ली के एक सरकारी मकान में रहने लगा। शादी हो गई, बच्चे हो गए। उन दिनों एक सरदार जी मेरे पड़ोस में आबाद हुए तो मुद्दतों के बाद सहसा मुझे गुलाम रसूल का कथन याद आ गया। यह सरदार जी रावलपिंडी से तबादला करवाकर आए थे, क्योंकि रावलपिंडी जिला में गुलाम रसूल की भविष्यवाणी के मुताबिक सरदारों की हेकड़ी अच्छी तरह तरह निकाली गई थी। गांजियों ने उनका सफाया कर दिया था। बड़े सूरमा बनते थे, कृपाने लिए फिरते थे। बहादुर मुसलमानों के आगे उनकी एक न चली। उनकी दाढ़ियां मूंडकर उन्हें मुसलमान बनाया गया था। जबरदस्ती उनका खतना किया गया था। हिंदू अखबार हमेशा की तरह मुसलमानों को बदनाम करने के लिए लिख रहे थे कि मुसलमानों ने सिख औरतों, बच्चों का कत्ल किया है। हालांकि यह कार्य इस्लामी परंपरा के खिलाफ है। कोई मुसलमान मुजाहिद कभी औरत या बच्चे पर हाथ नहीं उठाया। हो न हो, अखबारों में औरतों और बच्चों की लाशों के चित्र जो छापे जा रहे थे, वे या तो जाली थे या सिखों ने मुसलमानों को बदनाम करने के वास्ते खुद अपनी औरतों और बच्चों का कत्ल किया होगा।
रावलपिंडी और पश्चिमी पंजाब के मुसलमानों असलियत सिर्फ इतनी है कि मुसलमानों की बहादुरी की धाक बैठी है, और अगर नौजवान मुसलमानों पर हिंदू और सिख लड़कियां खुद लट्टू हो जाएं तो उनका क्या कसूर है दी वे इस्लाम के प्रचार के सिलसिले में इन लड़कियों को शरण में ले लें। हाँ, तो सिखों की कोरी बहादुरी का भांडा फूट गया था। भला अब तो मास्टर तारा सिंह लाहौर में कृपाण निकालकर मुसलमानों को धमकी दे। रावलपिंडी से भागे हुए उस सरदार और उसकी कंगाली देखकर मेरा सीना इस्लाम की महानता की रूह, आत्मा से भर गया। हमारे पड़ोसी सरदार जी की उम्र कोई 60 साल की होगी। दाढ़ी बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। हालांकि मौत के मुंह से बचकर आए थे, लेकिन हजरत 24 घंटे दांत निकाले हंसते रहते। इसी से प्रकट होता था कि वे दरअसल कितने मूर्ख और भावहीन हैं। शुरू में उन्होंने मुझे अपनी दोस्ती के जाल में फंसाना चाहा। आते जाते जबरदस्ती बातें करने लगते। उस दिन न जाने उनका कौन सा त्योहार था। उन्होंने हमारे यहाँ कड़ा प्रसाद की मिठाई भेजी, जो मेरी बेगम ने तुरंत भंगन को दे दी, पर मैंने ज्यादा मुंह नहीं लगाया। कोई बात हुई, सूखा सा जवाब दे दिया बस। मैं जानता था कि सीधे मुंह 2-4 बातें कर ली तो यह पीछे ही पड़ जाएगा। आज बातें तो कल गाली गलौज। गालियां तो आप जानते ही हैं, सिखों की दाल रोटी होती हैं। कौन अपनी जबान गंदी करे ऐसे लोगों से संबंध बढ़ाकर। एक इतवार की दोपहर को मैं बैठा बेगम को सिखों की मूर्खताओं के लतीफ़े सुना रहा था। उनकी आंखों देखी तस्दीक करने के लिए ठीक 12 बजे मैंने अपने नौकर को सरदार जी के घर भेजा कि उनसे पूछ कर आए कि क्या बजा है। उन्होंने कहला भेजा कि 12:02 हुए हैं। मैंने कहा, 12 बजे का नाम लेते हुए घबराते हैं, और हम खूब हंसे। इसके बाद भी मैंने कई बार मूर्ख बनाने के लिए सरदार जी से पूछा, क्यों सरदार जी, 12 बज गए? और वे बेशर्मी से दांत फाड़कर जवाब देते, जी असां तो 24 घंटे 12 बजे रहते हैं। और यह कहकर वे खूब हंसे, मानो यह बढ़िया मंजांक हुआ। मुझे सबसे ज्यादा डर बच्चों की तरफ से था। अव्वल तो किसी सिख का विश्वास नहीं कि कब किसी बच्चे के गले पर कृपाण चला दे, फिर ये लोग रावलपिंडी से आए थे, जरूर दिल में मुसलमानों से बैर रखते होंगे और बदला लेने की ताक में होंगे। मैंने बेगम को ताकीद कर दी, बच्चे हरगिज सरदार जी के मकान की तरफ न जाने दिए जाएं। मगर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। कुछ दिन बाद मैंने देखा कि वे सरदार जी की छोटी बेटी मोहनी और उनके पोतों के संग खेलकूद रहे हैं। वह बच्ची, जिसकी उम्र मुश्किल से 10 साल की होगी, सचमुच मोहिनी ही थी। गोरी चिट्टी, तीखे नैनंक्ष, बेहद सुंदर। इन कमबख्तों की औरतें काफी सुंदर होती हैं। मुझे याद आया, गुलाम रसूल कहा करता था कि अगर पंजाब से सिख मर्द चले जाएं और औरतों को छोड़ जाएं तो फिर हूरों की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं। हाँ, तो जब मैंने अपने बच्चों को उनके साथ खेलते देखा तो मैं उनको घसीटता हुआ घर के अंदर ले आया और खूब पिटाई की। फिर मेरे सामने कम से कम उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे कभी उधर का रुख करें। बहुत जल्द सिखों की असलियत पूरी तरह जाहिर हो गई। रावलपिंडी से तो वह कायरों की तरह पिटकर आए थे, लेकिन पूर्वी पंजाब में मुसलमानों को अल्पसंख्या में पाकर उन पर अत्याचार ढाना शुरू कर दिया। हजारों बल्कि लाखों मुसलमानों को शहीद होना पड़ा। इस्लामी खून की नदियां बह गई। हजारों औरतों को नंगा करके जुलूस निकाला गया। जब से पश्चिमी पाकिस्तान से भागे हुए सिख इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली आने शुरू हुए थे, इस महामारी का यहां तक पहुंचना यकीनी हो गया था। मेरे पाकिस्तान जाने में अभी कुछ हफ्तों की देर थी, इसलिए मैंने अपने बीवी बच्चों को तो बड़े भाई के साथ हवाई जहाज से कराची भेज दिया और खुदा का भरोसा करके यहीं ठहरा रहा। हवाई जहाज में सामान चूंकि ज्यादा नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने पूरी एक वैगन बुक करवा ली। मगर जिस दिन मैं सामान भेजने वाला था, उस दिन सुना कि पाकिस्तान जाने वाली गाड़ियों पर हमले जा रहे हैं, इसलिए सामान घर में ही पड़ा रहा। 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाया गया, पर मुझे इस आज़ादी से भला क्या दिलचस्पी थी। मैंने छुट्टी मनाई और दिन भर लेटा लेटा डॉन तथा पाकिस्तान टाइम्स पढ़ता रहा। दोनों अखबारों में इस घोषित आज़ादी के परखचे उड़ाए गए थे और सिद्ध किया गया था कि किस प्रकार हिंदुओं और अंग्रेजों ने मुसलमानों का बीज नाश करने की साजिश की थी। यह तो हमारे कायदे आंजम का ही चमत्कार था कि पाकिस्तान लेकर ही रहे। फिर भी अंग्रेजों ने सिखों के दबाव में आकर अमृतसर जो है, हिंदुस्तान को दे दिया। वरना सारी दुनिया जानती है कि अमृतसर शुद्ध इस्लामी शहर है और यहाँ की सुनहरी मस्जिद संसार में गोल्डन मॉस्क के नाम से मशहूर है। नहीं, वह तो गुरुद्वारा है और गोल्डन टेम्पल कहलाता है। सुनहरी मस्जिद तो दिल्ली में है।
सुनहरी मस्जिद ही नहीं, जामा मस्जिद, लाल किला भी, निजामुद्दीन औलिया का मज़ार, हुमायूं का मकबरा, सफदरजंग का मदरसा, यानी चप्पे चप्पे पर इस्लामी हुकूमत के निशान जाते हैं। फिर भी आज इसी दिल्ली, बल्कि कहना चाहिए कि शाहजहानाबाद पर हिंदू साम्राज्य का झंडा फहराया जा रहा था। सोचकर मेरा दिल भर आया कि दिल्ली, जो कभी मुसलमानों की राजधानी थी, सभ्यता और संस्कृति का प्रमुख केंद्र थी, हमसे छीन ली गई और हमें पश्चिमी पंजाब और सिंध, बलोचिस्तान वगैरह जैसे उजड़ और गमवारू इलाकों में जबरदस्ती भेजा जा रहा था, जहां किसी को साफ सुथरी उर्दू बोलनी भी नहीं आती, जहां सलवारों जैसा जोकराना लिबास पहना जाता है, जहां हल्की फुल्की पाव भर में 20 चपातियों की बजाय 2-2 सिर की नानें खाई जाती हैं। फिर मैंने दिल को मंजबूत करके कि कायदे आजम और पाकिस्तान की खातिर यह कुर्बानी तो हमें देनी होगी, मगर फिर भी दिल्ली छोड़ने के ख्याल से दिल मुरझाया ही रहा। शाम को जब मैं बाहर निकला और सरदार जी ने दांत निकालकर कहा, क्यों बाबूजी, तुमने खुशी नहीं मनाई? तो मेरे जी में आई कि उसकी दाढ़ी को आग लगा दूं। हिंदुस्तान की आज़ादी और दिल्ली में सिख शाही आखिर रंग लाकर ही रही। अब पश्चिमी पंजाब से आए हुए रिफ्यूजियों की संख्या हजारों से लाखों तक पहुंच गई। ये लोग असल में पाकिस्तान बदनाम करने के लिए अपने घर-बार छोड़ वहां से भागे थे। यहां आकर गली कूचे में अपना रोना रोते फिरते हैं। कांग्रेसी प्रोपेगेंडा मुसलमानों के विरुद्ध जोरों से चल रहा है और इस बार कांग्रेसियों ने चाल यह चली कि बजाय कांग्रेस का नाम लेने के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और शहीदी दल के नाम से काम कर रहे थे। हालांकि दुनिया जानती है कि ये हिंदू, चाहे कांग्रेसी हों या महासभाई, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। चाहे दुनिया को दिखाने की खातिर वे बाह्य रूप से गांधी और जवाहरलाल नेहरू को गालियां ही क्यों न देते हों। एक दिन सुबह खबर मिली कि दिल्ली में कत्लेआम शुरू हो गया है। करोल बाग में मुसलमानों के सैकड़ों घर जला दिए गए, चांदनी चौक के मुसलमानों की दुकानें लूट ली गईं और हजारों का सफाया हो गया। खैर, मैंने सोचा नई दिल्ली तो एक अरसे से अंग्रेजों का शहर रहा है। लॉर्ड माउंटबेटन यहां रहते हैं। कम से कम यहां तो वे मुसलमानों पर ऐसा अत्याचार नहीं होने देंगे। यह सोचकर मैं दफ्तर की तरफ चल पड़ा, क्योंकि उस दिन मुझे अपने प्रोविडेंट फंड का हिसाब करना था। असल में इसलिए ही मैंने पाकिस्तान जाने में देर कर दी थी। अभी मैं गोल मार्केट तक ही पहुंचा था कि दफ्तर का एक हिंदू बाबू मिला। उसने कहा, कहाँ चले जा रहे हो? जाओ, वापस जाओ, बाहर न निकलना। कनॉट प्लेस में बलवाई मुसलमानों को मार रहे हैं। मैं वापस भाग आया। अपने स्क्वेयर में पहुंचा ही था कि सरदार जी से मुठभेड़ हो गई। कहने लगे, शेख जी, मैं फिक्र न करना, जब तक हम सलामत हैं तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैंने सोचा कि इसकी दाढ़ी के पीछे कितना कपट छुपा हुआ है। दिल में तो खुश है कि चलो अच्छा हुआ मुसलमानों का सफाया हो रहा है, मगर जबानी हमदर्दी जताकर मुझ पर एहसान कर रहा है, क्योंकि सारे स्क्वेयर में बल्कि तमाम सड़क पर मैं अकेला मुसलमान था। मुझे इन काफिरों की सहानुभूति या दया नहीं चाहिए। मैं अपने क्वार्टर में आ गया कि मैं मारा भी जाऊं तो 10-20 को मारकर सीधा अपने कमरे में गया, जहां पलंग के नीचे मेरी शिकारी दोनाली बंदूक रखी थी। जब से दंगे शुरू हुए थे मैंने कारतूस और गोलियों का जखीरा जमा कर रखा था, पर वहां बंदूक न मिली। सारा घर छान मारा, उसका कहीं पता न चला। क्यों हुजूर, क्या ढूंढ रहे हैं आप? यह मेरा वफादार नौकर ममदू था। मेरी बंदूक कहाँ गई? मैंने पूछा। उसने कोई जवाब न दिया, मगर उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि उसे मालूम है। शायद उसने छुपाई है या चुराई है। बोलता क्यों नहीं? मैंने डपट कर कहा। तब असलियत मालूम हुई कि ममदू ने मेरी बंदूक चुराकर अपने दोस्तों को दे दी है, जो दरियागंज में मुसलमानों की हिफाजत के लिए हथियार जमा कर रहे थे। वह भी बड़े जोश में था। सरकार, सैकड़ों बंदूकें हैं हमारे पास, 7 मशीनगनें, 10 पिस्तौल और 1 तोप। हम काफिरों को भून कर रख देंगे, भून कर। मैंने कहा, मेरी बंदूक से दरियागंज से काफिरों को भून दिया गया तो इससे मेरी हिफाजत कैसे होगी? मैं तो यहां निहत्था काफिरों के चंगुल में फंसा हुआ हूं। यहां मुझे भून दिया गया तो कौन जिम्मेदार होगा? मैंने ममदू से कहा कि जैसे भी हो वह छुपता छुपाता दरियागंज जाए और मेरी बंदूक तथा 100-200 कारतूस भी ले आए। वह चला तो गया, लेकिन मुझे विश्वास था कि अब वह लौटकर नहीं आएगा। अब मैं घर में बिल्कुल अकेला रह गया था। सामने कार्निस पर मेरे बीवी बच्चों की तस्वीरें चुपचाप मुझे घूर रही थीं। यह सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि अब उनसे मुलाकात होगी भी या नहीं। मेरी आंखें भर आईं। मगर फिर इस ख्याल से कुछ संतुष्टि भी हुई कि कम से कम वे तो सकुशल पाकिस्तान पहुंच गए हैं।
काश मैंने प्रोविडेंट फंड का लालच न किया होता। सत श्री अकाल। हर हर महादेव। दूर से आवाजें करीब आ रही थीं। ये दंगाई थे। ये मेरी मौत के दूत थे। मैंने जंखमी हिरन की तरह इधर-उधर देखा जो गोली खा चुका हो और जिसके पीछे शिकारी कुत्ते लगे हों। बचाव की कोई सूरत न थी। क्वार्टर के किवाड़ पतली लकड़ी के थे और उनमें शीशे लगे हुए थे। मैं अंदर बंद होकर बैठा भी रहा तो भी बलवाई 2 मिनट में किवाड़ तोड़कर अंदर आ सकते थे। सत श्री अकाल। हर हर महादेव। आवाजें और निकट आ रही थीं। मेरी मौत निकट आ रही थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। सरदार जी दाखिल हुए। शेख जी, तुम हमारे क्वार्टर में आ जाओ, जल्दी करो। बिना सोचे समझे अगले क्षण मैं सरदार जी के बरामदे की चिकों के पीछे था। मौत की गोली सन से मेरे सिर पर से गुजर गई, क्योंकि मैं वहां दाखिल हुआ ही था कि एक लारी आकर रुकी और उसमें 10-15 युवक उतरे। उनके अगुआ के हाथ में एक सूची थी। मकान नंबर 8 शेख बुरहानुद्दीन। उसने कागज पर नंजर डालते हुए हुक्म दिया और पूरा दल टूट पड़ा। मेरी गृहस्थी की दुनिया मेरी आंखों के सामने उजड़ गई। कुर्सियां, मेजें, संदूक, तस्वीरें, किताबें, दरिया, कालीन, यहां तक कि मैले कपड़े, हर चीज लारी में पहुंचा दी गई। डाकू, लुटेरे, कज्जाक। और यह सरदार जी, जो मुंह की हमदर्दी जताकर मुझे यहां ले आए, यह कौन सा कम लुटेरे हैं? वे बाहर जाकर बलवाइयों से बोलें, ठहरिए साहब, इस घर पर हमारा हक है। हमें भी लूट का हिस्सा मिलना चाहिए। यह कहकर उन्होंने अपने बेटे और बेटी को इशारा किया और वे भी लूट में शामिल हो गए। कोई मेरी पतलून उठाए चला आ रहा था, कोई सूटकेस और कोई मेरे बीवी बच्चों की तस्वीरें ला रहा था। लूट का यह सारा माल सीधा अंदर वाले कमरे में पहुंचाया जा रहा था। अच्छा रे सरदार, जिंदा रहा तो तुझसे भी निपट लूंगा। मगर उस वक्त तो मैं चूं भी नहीं कर सकता था, क्योंकि दंगाई जो सब के सब हथियारबंद थे मुझसे कुछ ही गज के फासले पर जमा थे। उन्हें मालूम हो गया कि मैं यहां हूं तो, अरे अंदर जाओ तुसी। सहसा मैंने देखा कि सरदार जी हाथ में नंगी कृपाण लिए मुझे भीतर बुला रहे हैं। मैंने एक बारगी उस दड़ियल चेहरे को देखा जो लूटमार की भागदौड़ से और भी डरावना हो गया था, और फिर कृपाण को जिसकी चमकीली धार मुझे मौत की दावत दे रही थी। बेहस करने का मौका नहीं था। अगर मैं जरा भी बोला और बलवाइयों ने सुन लिया तो अगले ही पल गोली मेरे सीने से पार होगी। कृपाण और बंदूक वाले कई बलवाइयों से कृपाण वाला बूंगा बेहतर है। मैं कमरे में चला गया, झिझकता हुआ चुपचाप। यहां नहीं जी, अंदर आओ। मैं और अंदर कमरे में चला गया, जैसे बकरा कसाई के साथ बलि की वेदी में दाखिल होता है। मेरी आंखें कृपाण की धार से चौंधियाई जा रही थीं। यह लो जी, अपनी चीजें संभाल लो, कहकर सरदार जी ने वह सारा सामान मेरे सामने रख दिया जो उन्होंने और उनके बच्चों ने झूठ-मूठ की लूट में हासिल किया था। सरदारनी बोली, बेटा अफसोस है कि हम तेरा कुछ भी सामान नहीं बचा सके। मैं कोई जवाब न दे सका। इतने में बाहर से कुछ शोर शराबा सुनाई दिया। बलवाई मेरी लोहे की अलमारी निकालकर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसकी चाबियां मिल जाती तो मामला आसान हो जाता। चाबियां तो इसकी अब पाकिस्तान में मिलेंगी। भाग गया न डरपोक। मुसलमान का बच्चा था तो मुकाबला करता। नन्ही मोहनी मेरी बीवी की कुछ रेशमी कमीजें और गरारे न जाने किससे छीन कर ला रही थी। उसने बलवाइयों की बात सुनी तो बोली, तुम बड़े बहादुर हो, शेख जी डरपोक क्यों होने लगे? वह तो कोई भी पाकिस्तान नहीं गए। नहीं गया तो यहां से कहां मुंह काला कर गया? मुंह काला क्यों करते? वह तो हमारे घर। मेरे दिल की धड़कन पल भर के लिए बंद हो गई। बच्ची अपनी गलती महसूस करते ही खामोश हो गई। मगर बलवाइयों के लिए यही काफी था। सरदार जी के सिर पर जैसे खून सवार हो गया। उन्होंने मुझे अंदर बंद करके दरवाजे को कुंडी लगा दी। अपने बेटे के हाथ कृपाण थमाई और खुद बाहर निकल आए। बाहर क्या हुआ मुझे ठीक से पता नहीं चला। थप्पड़ों की आवाज, फिर मोहनी के रोने की आवाज और उसके बाद सरदार जी की आवाज, पंजाबी गालियां। कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि किसे गालियां दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। मैं चारों तरफ से बंद था, इसलिए ठीक सुनाई न दिया। और फिर गोली की आवाज, सरदार जी की चीख, लारी चालू होने की गड़गड़ाहट, और फिर सारी स्क्वेयर पर सन्नाटा छा गया। जब मुझे कमरे की कैद से निकाला गया तो सरदार जी पलंग पर पड़े थे और उनके सीने के निकट सफेद कमीज छाती पर खून से लाल हो रही थी।
उसका बेटा पड़ोसी के घर से डॉक्टर को फोन कर रहा था। सरदार जी, यह तुमने क्या किया? मेरी जबान से न जाने ये शब्द कैसे निकले। हैरान था। मेरी बरसों की दुनिया, विचारों, मान्यताओं, संस्कारों और धार्मिक भावनाओं का संसार ध्वस्त हो गया था। सरदार जी, यह तुमने क्या किया? मुझे कर्जा उतारना था, बेटा। कर्जा? हाँ, रावलपिंडी में तुम्हारे जैसे ही एक मुसलमान ने अपनी जान देकर मेरी और मेरे परिवार की इज्जत बचाई थी। उसका नाम क्या था सरदार जी? गुलाम रसूल। गुलाम रसूल। और मुझे ऐसा लगा मानो किस्मत ने मेरे साथ धोखा किया है। दीवार पर लटके घंटे ने बाहर बजाने शुरू कर दिए। 1, 2, 3, 4, 5। सरदार जी की निगाहें घंटे की तरफ घूम गईं, जैसे मुस्करा रहे हों, और मुझे अपने दादा हुजूर याद आ गए, जिनकी कई फुट लंबी दाढ़ी थी। सरदार जी की शक्ल उनसे कितनी मिलती जुलती थी। 6, 7, 8, 9। मानो वे हंस रहे हों। उनकी सफ़ेद दाढ़ी और सिर के खुले बालों ने उनके चेहरे के गिर्द एक प्रभामंडल सा बनाया हुआ था। 10, 11, 12, जैसे वे कह रहे हो, जी, असा दे तो 24 घंटे 12 बजे रहते हैं। फिर वे निगाहें हमेशा के लिए बंद हो गई, और मेरे कानों में गुलाम रसूल की आवाज़ दूर, बहुत दूर से आई। मैं कहता था न कि 12 बजे इन सिखों की अक्ल मारी जाती है, और ये कोई न कोई बेवकूफ़ी कर बैठते हैं। अब इन सरदार जी को ही देखो, एक मुसलमान की खातिर अपनी जान दे दी। पर ये सरदार जी नहीं मरे थे। मैं मरा था।